हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वो इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब वो करेक्ट कर लिया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से राइट फ्रॉम द बिगनिंग बेसिक से समझेंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले कि व्हाट आर द की कंसेप्ट, क्या है अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट्स। पर्यावरण को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो क्या है। और ये जो टॉपिक होगा ये एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड होगा। और ये सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस एग्जामिनेशन और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें जीएस का क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण और इन्वायरमेंट का टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि की कंसेप्ट जो है इन्वायरमेंट का वो कौन कौन सा है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो हम लोग समझेंगे। दूसरा हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट जो आगे होगा वो कंसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज पारितंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसको समझेंगे। इसके अलावा हम लोग का जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा वो होगा कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है, क्यों इकोलॉजी की स्टडी जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे लिए। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जितने भी टॉपिक हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इक्वली जो है सारे टॉपिक में अप्लाई होगा। तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको समझना है। सब हम लोग देखेंगे, जो पहला है की कंसेप्ट इन इन्वायरमेंट, तो उसमें देखेंगे इन्वायरमेंट को समझेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट, क्या क्या घटक है पर्यावरण के, कौन कौन से घटक है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग जब इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझेंगे। और उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है हमारे ऊपर, हमारा जितना भी इकोनॉमी है, सोसाइटी है, या फिर हमारा जो भी पर्यावरण, उस पर क्या क्या नेगेटिव, हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। इसमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो कंपोनेंट का बना होता है, सबसे पहले वो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं कि इट इज़ द हार्ड टॉप, इट इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। और इट इज़ मेड अप ऑफ, ये जो बना हुआ है वो मिनरल्स, रॉक का बना हुआ है, एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। हमारा जो पहला अबायोटिक कंपोनेंट में लिथोस्फीयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये रॉक का बना होता है और मिनरल, रॉक मिनरल से कवर होता है। ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है इसमें मिलता है। तो ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है जितने भी वाटर से रिलेटेड बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो सब जो है हाइड्रोस्फीयर में आएगा। चाहे वो रिवर हो या फिर लेक हो या फिर ओशन हो या फिर सी हो, सारा कुछ जो है ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल।
तो वायुमंडल जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये गैसेस से बना हुआ है, और ये हम लोगों को जो सूर्य से जो विकिरण आती है या जो स्कॉर्चिंग हीट होता है उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है कंसिस्ट बना होता है नंबर ऑफ गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होते हैं। तो ये सभी का अपना अपना रोल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्ले करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं जैव मंडल। तो इट इज ए नैरो जोन है जहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों को एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे बायोस्फीयर मिलता है। और बायोस्फीयर को ही बोलते हैं इकोसिस्टम। इट इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ये सबसे बड़ा पारितंत्र होता है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जहाँ पर आपका हमारा लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करता है विथ ईच अदर और लाइफ को सपोर्ट लाइफ सिस्टम प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और नेक्स्ट जो है हमारा इन्वायरमेंट, ये सारे कंपोनेंट को मिला देंगे तो हमारा इन्वायरमेंट होगा। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो एनीथिंग, मतलब जो प्लेसेज हैं, कोई भी जगह है, पीपल्स है, व्यक्ति है, थिंग्स है, एंड नेचर और प्रकृति जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, जो चारों तरफ से घिरे होते हैं। तो एनीथिंग विच सराउंड्स यू, आपको जो चीज़ सराउंड कर रहा है, जिसके सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये कोई प्लेस हो सकता है, कोई पीपल हो सकते हैं, थिंग्स हो सकता है और नेचुरल कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा जो सराउंडिंग है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट जो है हम लोग दो तरीके से देखते हैं कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक मैन मेड इन्वायरमेंट। मानव से निर्मित जो पर्यावरण हुआ, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, सेटलमेंट्स हो गया, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के एग्जाम्पल हैं। और जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट दो तरीके का हो गया। एक हो गया ह्यूमन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित, और दूसरा जो है वो नेचुरल। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज प्रीशियस, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच इम्पोर्टेंस इन रिसेंट टाइम्स। तो इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आप अपने जीवन की कल्पना जो है विदाउट पर्यावरण का कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को। सबसे पहले एयर वी ब्रीथ, हम लोग जो सांस लेते हैं वो हम लोग को पर्यावरण से मिलता है। शुद्ध वायु जो है, शुद्ध ऑक्सीजन जो है हमें पर्यावरण से मिलता है, और बिना ऑक्सीजन का हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट प्योर एयर यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ मिनट। आप एक मिनट भी उसके बिना जी नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि प्योर एयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम लोग पीते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारा जो बेसिक नीड्स है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बिना पानी का आदमी जो है या कोई भी लिविंग बीइंग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इनडिस्पेंसेबल है। कहने का मतलब है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जिसके बिना सर्वाइवल जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, किसी का जीवित रहने की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा एयर एंड वाटर जो है हमें पर्यावरण से मिलता है। अगेन फूड जो है हम लोग को खाते हैं, वो फूड जो है किचन में नहीं बनाया जाता है। ये जो है फूड हमारे लिए प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी फूड को जो है हम लोग अपने पर्पस के लिए, अपने हंगर को कम करने के लिए जो है फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो किचन में जो फूड बनता है वो रीकुक्ड होता है, मतलब जो फूड पर प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, नेचर के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी को रीकुक किया जाता है। और ये फूड ही जो है फिर फूड के द्वारा हम लोगों को विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है लैंड, वेयर वी लिव।
लैंड वेयर वी लिव, जहाँ हम लोग रहते हैं वो भी हम लोगों को नेचर से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मोस्ट इसेंशियल थिंग्स है या जिसके बिना आप जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते, एयर, फर्स्ट वन, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज फूड, एंड फोर्थ इज लैंड वेयर वी लिव। ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना कोई भी लिविंग बीइंग्स जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। और इसके एब्सेंस में जो है बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशन ही मतलब समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इतनी प्रीशियस चीज़ें जो है हम लोगों को इन्वायरमेंट से मिल रही है, इसलिए भी ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यही कारण है कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं या कुरिकुलम में इसको डाला गया, सिलेबस में डाला गया, कंपटीशंस में आते हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, आपका कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, सबमिट्स हो रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इस इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अवेयरनेस ला सकते हैं, जो इन्वायरमेंटल वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि पर्यावरण व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद गुड गवर्नेंस एंड जस्टिस, these two are important things to conserve the environment, to maintain the environment, to preserve the environment। और ये इन्वायरमेंट प्रिजर्व रहेगा तो हमारा जो पीस एंड सिक्योरिटी जो है ये प्राप्त होगा, पब्लिक हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, और जो स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी में बॉन्डिंग होगी, हम लोगों को हैप्पीनेस मिलेगा, लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा। यू कैन नॉट इमेजिन हैप्पीनेस विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट फूड एंड विदाउट लैंड। हैप्पीनेस आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सोसाइटी में हैप्पीनेस लाना है, फैमिली में हैप्पीनेस लाना है, या फिर आपके नेशन में हैप्पीनेस लाना है, तो ये पर्यावरण को जो है सिक्योर करके रखना पड़ेगा। पर्यावरण सिक्योरिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लीन फूड एंड वाटर के लिए पर्यावरण इम्पॉर्टेंट है। हाउसिंग के लिए भी पर्यावरण जो है, लैंड मुझे प्राप्त होता है या अदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोगों को पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। उसके बाद बहुत सारा जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है हम लोग को पर्यावरण से। तो पर्यावरण हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको प्रिजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट हैं पर्यावरण के वो किस तरीके से रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा कि लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर जो है हमारा अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो लैंड है, जो टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं कंटिनेंटल पार्ट, दैट इज लिथोस्फीयर। हमारा जो वाटर से रिलेटेड जितने भी बॉडी है, चाहे मैरीन वाटर हो चाहे वो रिवर इनलैंड वाटर हो, इसमें दो तरीके का हो जाएगा। मरीन मतलब समुद्री, प्लस इनलैंड अंतर्देशीय मतलब उसमें रिवर्स भी हो जाएंगे, पॉन्ड्स भी हो जाएंगे, लेक्स भी हो जाएंगे, सारे वाटर बॉडीज आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं इनलैंड्स वाटर बॉडीज। और उसके बाद जो है वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल में एयर आ जाएंगे हमारा। एयर वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हम लोगों को O2 भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, उसके बाद हमारा CO2 भी है, और हमारा अदर्स जो गैस है, अदर्स गैस जो मतलब कम अमाउंट में पाए जाते हैं, चाहे ऑर्गन हो या फिर हेलोजन हो या फिर इस तरीके के और भी जो गैसेज हैं वो। और इसके अलावा डस्ट हो गए, वाटर वेपर हो गए, ये सब हम लोगों को एटमॉस्फेयर में मिलता है, वायुमंडल से प्राप्त होता है। और ये सारे कंपोनेंट जो हैं, ये सारे कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सारे कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे और इंटर डिपेंडेंट होंगे। देयर आर सम नैरो जोन वेयर एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर जो है दोनों
कंटैक्ट करेगा, ये एरिया है। कुछ एरिया नैरो जोन होगा जहाँ एटमॉस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फीयर जो है कनेक्ट होगा, और कुछ एरिया जहाँ लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर कनेक्ट होगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन एरिया जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और एक ये जोन है जहाँ पर हम लोगों को एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर सभी सारा कुछ को एग्जिस्ट कर रहा है, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। ये बायोस्फीयर के बाहर जीवन की संकल्पना या कल्पना परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो दिस इज द लिविंग जोन या बायोस्फीयर इज द लिविंग जोन, वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। और ये बायोस्फीयर में जो लाइफ होगा इसमें ऑल काइंड ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब हुआ ऑल काइंड ऑफ प्लांट स्पेसीज, ऑल काइंड ऑफ प्लांट, जितने भी वनस्पति के प्रकार हो सकते हैं, चाहे वो हर्ब हो मतलब छोटे छोटे हो, या श्रब हो, या ट्री हो, या फिर ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन जो है फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। और ऑल काइंड ऑफ फौना, फौना का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ एनिमल स्पेसीज, ऑल काइंड ऑफ एनिमल स्पेसीज, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो पोलर बियर हो, चाहे कैमल हो, या जितने भी तरीके के एनिमल स्पेसीज हैं सब फौना के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, कीट इंसेक्ट से लेकर के छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो है बायोस्फीयर के पार्ट हैं। और ये बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि यहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, और ये सर्वाइवल के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये बायोस्फीयर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये लार्जेस्ट पारितंत्र है। अध्ययन की सुविधा से हम लोग क्या करते हैं कि बायोस्फीयर को सबसे बड़ा इकोसिस्टम मान लेते हैं। और इस बायोस्फीयर में बायोस्फीयर जो है हमारा, बायोस्फीयर जो है सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। और इसमें हम लोग ये इकोसिस्टम है, इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम में हो सकता है टेरेस्टेरियल, जिसको बोलते हैं पार्थिव, पार्थिव मतलब धरातल पे मिलने वाला जो इकोसिस्टम होता है इसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल पार्थिव इकोसिस्टम, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। और जल से जो मिलता है, जल पे जो मिलता है इसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और टेरेस्टेरियल मतलब धरातल पे जो मिलेगा उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। माउंटेन में जो मिलेगा उसको माउंटेन इकोसिस्टम बोलेंगे, जो डिजर्ट में मिलेगा डिजर्ट इकोसिस्टम बोलेंगे, जो फॉरेस्ट में मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। इस तरीके से आप फर्दर प्लेन में प्लेन इकोसिस्टम, ग्रास में ग्रासलैंड इकोसिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरीके से एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम लोग बोल सकते हैं मैरीन इकोसिस्टम, जो समुद्र में मिलने वाला जो है उसको मैरीन इकोसिस्टम बोलेंगे। और जो रिवर में मिलेगा तो रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। आप सुविधा मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट पॉन्ड एज इकोसिस्टम से सबसे छोटा पॉन्ड एज इकोसिस्टम से सबसे बड़ा लेंगे तो बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम के रूप में हम स्टडी करेंगे। और इकोसिस्टम में का जो इम्पोर्टेंस ये है कि इकोसिस्टम में सब एवरीथिंग जो है इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लिंक्स होते हैं, और एक दूसरे से फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू जो है एनर्जी और मैटर का फ्लो होता है, जिससे जो है सिस्टम बना रहता है। और ये सारे कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के हैं, ये जो बाहर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारा इसके बाहर का जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट होगा दैट विल कंस्टिट्यूट, जिसमें दोनों लोग होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे और बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। तो यहाँ पे ये सारा फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोटिक हो गया, और आपका जो लिथोस्फीयर और एयर, वाटर और लैंड जो है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो ये दोनों से मिलकर के हमारा बायोस्फीयर जो है बना हुआ है। इन्वायरमेंट को हम लोग डिफाइन जब करेंगे तो बोलेंगे द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स यू। सपोज कीजिए आप ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये जो है आप सराउंडेड हैं
ऑल काइंड ऑफ फ्लोरा से ऑल काइंड ऑफ फौना, ऑल काइंड ऑफ प्लांट स्पेसीज एंड ऑल काइंड ऑफ एनिमल स्पेसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब एयर भी आपको सराउंड कर रहा है, वाटर से भी आप सराउंडेड है क्योंकि एयर में मॉइस्चर आर्द्रता भी होती है, और लैंड पे आप खड़े हैं, तो ये जो है हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट करीब बनाता है। तो एनीथिंग, एनी प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स यू इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो बायोटिक जैविक हो या फिर अजैविक हो, ये सारी चीज मिल करके पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण का हम लोग देखेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पर्यावरण हम लोग जैसे शुरू में देख चुके हैं कि पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट दो तरीके का है। एक है नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मतलब प्राकृतिक इन्वायरमेंट, नेचुरल, और दूसरा है मैन मेड या ह्यूमन मेड। ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट ही है, ह्यूमन मेड, ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेचुरल में आ जाएगा हमारा सारे बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में फ्लोरा, फौना एंड ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड हमारा एबायोटिक में आ जाएगा एयर, वाटर एंड लैंड। उसी तरीके से ह्यूमन मेड जो इन्वायरमेंट होता है, तो ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया गया है या जो कुछ भी डिस्कवर बनाया गया है, वो सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएंगे। सपोज कीजिए बिल्डिंग, हाउसेज, रोड, ट्रांसपोर्टेशन और सेटलमेंट, जो कुछ भी मैन मेड है वो सब हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट में आएगा। तो दोनों को मिला करके जो है इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है, बायोटिक और नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें लिथोस्फीयर, अभी हम लोगों ने देखा कि जो लिथोस्फीयर है, तो इट इज ए हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स के बना हुआ है, रॉक्स एंड मिनरल से बना हुआ है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल जो है उससे बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर जो है ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज जो है इसमें आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, सी आ जाएंगे और ओशन आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर में जो है सारे जो है गैसेज आ जाएंगे, डस्ट आ जाएंगे, वाटर वेपर आ जाएंगे। और उसके बाद बायोस्फीयर में हमारा जितना भी जहाँ पे सारा इंटरेक्ट करता है, नैरो जोन ऑफ लैंड, हम लोगों ने फिगर में देखा कि जो नैरो जोन ऑफ लैंड है, लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, जहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता है, वहीं पर लाइफ जो है प्रोवाइड होगा, जो वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। लाइफ सपोर्ट के लिए जो बेसिक नीड्स होता है वो प्रोवाइड करता है। और इन्वायरमेंट जो हम लोग देखें कि एनीथिंग विच सराउंड्स अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब हम लोग देखेंगे कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स स्पेसीज, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट स्पेसीज आ गए, ऑल काइंड ऑफ एनिमल स्पेसीज आ गए, और ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो नेचर में या हमारा जो इकोसिस्टम में कोई भी जो है, जो भी स्पेसीज है, फ्लोरा का है या एनिमल स्पेसीज है या माइक्रो, दे ऑल हैव सर्टेन रोल, सभी को कुछ ना कुछ एक निश्चित कार्य करने के लिए मिला हुआ है, और वो अपना फंक्शन, अपना रोल इस सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में प्ले करता है। और इसका हम लोग देखेंगे कि जैसे प्लांट स्पेसीज है, उसमें एनिमल स्पेसीज जो फौना है उसमें ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। तो बहुत सारा वेराइटी है इसमें, नंबर ऑफ स्पेसीज में जो वेराइटी होता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी तीन तरीके, जैविक मतलब जैव विविधता जो है वो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एनिमल स्पेसीज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पेसीज, और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी, लैक्स ऑफ वेराइटी है, बर्ड्स के हैं, एनिमल्स के हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स के हैं। तो ये सारा जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये सब वेराइटी है, सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। और बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें
नंबर्स ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ जीन, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो सकता है और स्पेसीज डाइवर्सिटी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है जेनेटिक, ह्यूमन बीइंग, सारा ह्यूमन बीइंग जो है एक है, लेकिन इस ह्यूमन कोई भी एक ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन से अलग है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन के कारण ये विविधता होती है, इसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा फिर अगर सपोज कीजिए स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे तो नंबर ऑफ स्पेसीज, मतलब स्पेसीज तो है लेकिन कोई एलिफेंट की अलग वेराइटी है, काऊ की अलग है, बुफैलो की अलग है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसीज वेराइटी मिलके स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और सिस्टम, इकोसिस्टम भी अलग अलग है, जैसे आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये सब जो है इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी है। तो फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब मिलकर के हमारा बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और यहाँ पे ये बायोटिक कंपोनेंट जो है एग्जिस्ट करेंगे बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट। अब प्लांट का क्या रोल है, तो प्लांट जो है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्लांट जो है जितने भी ग्रीन वेजिटेशंस हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करते हैं, तो हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वाटर आपका सॉइल से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये दोनों जो है सन के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ये दोनों की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और C6H12O6 जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर या बोलते हैं स्टार्च, इसको बोलते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो कि वो अपने उपयोग के लिए भोजन बना रहा है। प्लांट जो है एकमात्र एक ऐसा स्पेसीज है जो अपना भोजन खुद बनाता है और जितना ज़रूरत होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है वो अपना यूज करता है और उसके बाद वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेता है इन फ्रूट्स में, सीड्स में, रूट्स में, स्टेम्स, तना है उसमें, पत्तियों में अपना एक्स्ट्रा जो फूड है जिसको यूज करने के बाद जो बच गया उसको स्टोर कर लेता है और उसी स्टोर्ड फूड को जो है हम लोग अपने फूड के लिए जो है यूज करते हैं। तो हमारे लिए फूड जो है मतलब प्लांट्स के जो बनाए हुए फूड होते हैं उसी को हम लोग है जो कि यूज करते हैं। तो फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोगों ने लॉकडाउन कोरोना जो पीरियड है उसमें देख लिया है कि किस तरीके से कोरोना पीरियड में जो है फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया था। उसके अलावा हम लोग को जो सबसे प्रीसियस चीज़ है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, वो भी हम लोगों को प्लांट से ही प्राप्त हो रहा है। तो प्लांट से हम लोगों को स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोवाइड हो रहा है और ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। तो ये दोनों जो है इंडिस्पेंसेबल है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि सन से सनलाइट आया और ये जो पत्तियां हैं क्लोरोफिल वो एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर ऑक्सीजन लिबरेट करता है और कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों में और तनों में, फ्लावर में, रूट में स्टोर करता है। तो ये बहुत ही इसेंशियल है और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट्स कितना इम्पॉर्टेंट है, वेजिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यह इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिजर्विंग दिस, नेचर को प्रिजर्व करना, प्लांट्स को प्रिजर्व करना, इट इज़ मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जाने अनजाने मतलब नोइंगली अननोइंगली इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट, विकास के क्रम में पर्यावरण से रिसोर्सेज, संसाधन को इस तरीके से मतलब अनवाइजली और अनजुडिशियली जो है यूज कर रहे हैं, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज का, प्रकृति के संसाधनों का जो है दोहन हो रहा है और हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, पर्यावरण में अवमूल्यन हो रहा है, पर्यावरण में गिरावट हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ कालिदास जो कि जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को जो है कट कर रहे थे, मतलब हमारा सर्वाइवल जिस पे डिपेंड कर रहा है और हम उसी सपोर्ट सिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये कालिदास वाली स्थिति हो गई कि हम लोग अननोन है कि हमारा लाइफ जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी सपोर्ट सिस्टम को हम कट कर रहे हैं।
और अगर इसको हम लोग डैमेज कर रहे हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ किलिंग अ गोल्डन गुज विच गिव्स यू अ गोल्डन एग। मतलब एक जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी आपके पास है, जो इतना प्रीसियस है, जिसको आप खरीद नहीं सकते हैं, अगर आपके पास ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो आप जो है नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड की ज़रूरत है तो इसको नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, वाटर की ज़रूरत है तो नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे प्रीसियस आइटम प्रोवाइड करने वाले नेचर को आप लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को डैमेज कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि नेचर को कैसे ह्यूमन बीइंग जो है डैमेज कर रहा है, और ये किस तरीके से हम लोगों के लिए बिल्कुल अलार्मिंग होगा, बिल्कुल डेंजरस होगा, और आने वाले जनरेशन के लिए किस तरीके से असुरक्षित होगा। अब ये जो रिएक्शन है हम लोग सभी लोग देख चुके हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस प्लांट जो है इसी रिएक्शन के थ्रू, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है फूड और ऑक्सीजन जो है हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्लांट इज ओनली वन ओनली सेगमेंट, ओनली स्पेसीज विच कैन प्रोड्यूस देयर फूड देयर ऑन। मतलब अपना फूड वो खुद बना सकता है, इसके अलावा जितने भी जीव हैं अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट जो है हम लोग देखा, प्लांट जो है किस तरीके से हमारा फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड हुआ उसको प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो खाते हैं, जिसको ग्रास ईटर हो गया, इसको प्राइमरी इंजीनियर जो शाकाहारी हो गए। तो ये प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे प्लांट्स हैं उसको खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, फिर उसको खाने वाले जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, और सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर टर्सरी कंज्यूमर खाते हैं, और उसके बाद जो फाइनली जो होता है वो क्वाटरनरी, जो कि सबसे टॉप में होता है, इसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स बोलते हैं जो सब कुछ खाता है, ओमनीवोर्स। ये प्रोड्यूसर हो गए, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ये सब जो है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को जो खाने वाले हैं ये सब कार्निवोर्स बोलेंगे, कार्निवोर्स। और इसमें 10% का रूल है कि जितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इस ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से जाएंगे तो इसका 10%, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका 10%, और इस तरीके से 10%। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लांट प्रोड्यूसर जो है फूड बनाते हैं उसको हर्बीवोर्स खा रहा है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहा है, कार्निवोर्स को और हर्बीवोर्स को ओमनीवोर्स खा रहा है। और जब ये डेथ कर जाता है या डेड हो जाता है तो इस सारे को जो है नीचे आने के बाद जो डिकम्पोजर होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये सब इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, डिग्रेड करते हैं, डिके करते हैं, और इसको फिर से जो है न्यूट्रिशन या मिट्टी सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको न्यूट्रिशन और सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिशन एंड सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो है फिर से प्लांट्स जो है, फिर से प्लांट्स इस सॉइल से ये न्यूट्रिशन को लेता है, और फिर अपना अपना लाइफ को एग्जिस्ट करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होती है। तो ये एक साइकिल है, और इसमें हम देख रहे हैं कि नेचर में जो भी लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस सभी का इस इकोसिस्टम में सर्टेन फंक्शन है, सर्टेन रोल है, सर्टेन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है, और बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह है जो कि वर्क करते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसमें जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, जो रिलेशनशिप होगा, ये सिंपल रिलेशनशिप हो सकता है, कि सिंपल रिलेशनशिप हो सकता है, या कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा, या फिर कंपाउंड रिलेशनशिप होगा, या फिर फीडबैक। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, एनर्जी और मैटर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर सिंपल वे में है तो इसको बोलेंगे ये फूड वेव बनाता है, फूड वेव बनाता है, सॉरी फूड चेन बनाता है, फूड चेन। और कम्प्लेक्स और कंपाउंड में होगा तो ये फूड वेव का जो है
ये इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। पहला जो हो गया सिंपल तरीके से अगर एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको फूड चेन बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। और अगर कम्प्लेक्स तरीके से एनर्जी और मैटर का फ्लो हो रहा है तो वो फूड वेव आता है। हम लोग देखेंगे एग्जांपल से कि सिंपल जो फूड चेन है, सपोज कीजिए लीव्स, प्रोड्यूसर जो है लीव्स में अपना फूड स्टोर किया, इस लीफ को कैटरपिलर जो है खाता है। इस कैटरपिलर को चेमेलियन जो है उसको कैटरपिलर को खा ले रहा है, और चेमेलियन को जो है स्नैक्स जो है खा ले रहा है, और स्नैक्स को है जो मुंगूज खा ले रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ये फूड चेन है, एक सिंपल सा फूड चेन है, और सब एक दूसरे को न्यूट्रिशन जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये इकोसिस्टम का पार्ट है, ये इकोसिस्टम का पार्ट है सर। और ये इसमें जो है एनर्जी और मैटर का जो ट्रांसफ़र है वो हो रहा है। जब ये रिलेशन जब कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स हो गया कि मल्टीपल रिलेशन हो गया, मल्टीपल डायरेक्शन में एनर्जी और मैटर का जो है न्यूट्रिशन का फ्लो हो रहा है, तो उसको फूड वेव बोलेंगे। ये जो है हमारा फूड वेव का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि जैसे ये फॉक्स है, लोमड़ी है, स्क्वायरल्स है, गिलहरी है, ये दोनों को जो है लोमड़ी खा रहा है, पक्षी को खा रहा है। हरी पत्ती है तो इसको कैटरपिलर, स्क्वेलर्स ये खा रहा है, इसको फिर स्नैक्स, स्नैक्स को फिर हॉक्स, फ्रॉक, स्नैक्स जो है फ्रॉक को खा रहा है, फिर इस तरीके से बटरफ्लाई को फ्रॉक खा रहा है। तो मतलब ये जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड फूड वेब। तो हम लोग देख लिया कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं बायोस्फीयर के, बायोटिक और अबायोटिक, फिर उसका क्या रोल है। हम लोग एनिमल स्पेसीज में देखेंगे कि वेराइटी और जैसे जैसे इन्वायरमेंट जो है चेंज होता है, हम लोग देख चुके हैं कि इन्वायरमेंट इज पर नॉट अ परमानेंट फिनोमेना। इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक्स होता है, और ये सभी जगह बदलते रहता है, टाइम एंड स्पेस में बदलता है। सपोज कीजिए माउंटेन एरिया है तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ का लैंड अलग होगा, वहाँ का वाटर अवेलेबिलिटी अलग होगी। डिजर्ट एरिया है तो वहाँ पे कम वर्षा होगा, वेजिटेशंस कम होंगे, सॉइल की अलग क्वालिटी होगी, लैंड की अलग क्वालिटी होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी अलग तरीके से होगी। तो बदलते पर्यावरण के रिस्पॉन्स के रूप में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और फौना, एनिमल स्पेसीज मिलते हैं। सपोज कीजिए कि अगर पोलर बियर है तो पोलर बियर जो है आपका जहाँ पे कोल्ड एरिया है, जहाँ लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या पोलर एरिया जो है अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पे पोलर बियर मिलेगा। लेकिन वहाँ पे कैमल नहीं मिल सकता। कैमल कहाँ मिलेगा? तो कैमल मिलेगा आपका डिजर्ट एरिया में, राजस्थान में मिलेगा, सहारा में मिलेगा। तो वहाँ पे इसलिए मिल रहा है कि वो बदलते पर्यावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लिए, एकोमोडेट कर लिए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं। तो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट जो है, एडेप्टेबिलिटी, इसको एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तो आप देखेंगे पोलर बियर में जो है बहुत जो है हेयर होते हैं, उसका जो है स्किन काफ़ी थिक होता है, फैटी लेयर होता है, तो वो उसको ठंड से बचाता है। उसी तरीके से कैमल जो है उसका भी अनुकूलन है। अनुकूलन ये है कि वहाँ पानी कम होता है तो पानी को स्टोर करके रख सकता है। आपका सैंड में चलने के लिए उसके पैर जो है गद्देदार बने होते हैं। तो इस तरीके का जो है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं, कि वो इन्वायरमेंट के साथ एकोमोडेट कर लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ है, इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट के साथ आप दो चीज़ करेंगे कि अगर इन्वायरमेंट बदल रहा है तो आप अपने आप को उस पर्यावरण के साथ एडजस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। और अगर आप इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। आप इन्वायरमेंट में जाके एसिमिलेट कर गए, एसिमिलेशन। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो है एक और या फिर प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज जो है, जिस तरीके का इन्वायरमेंट पर्यावरण मिलता है उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करते हैं, अपना एकोमोडेशन करते हैं। जैसे कि कैमल हो गया आपका डिजर्ट एरिया में मिलेगा, पोलर बियर आपका कोल्ड एरिया में मिलेगा। उसी तरीके से अलग अलग क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग प्लांट स्पेसीज भी जो है अलग अलग मिलेंगे।
हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट में देख चुके हैं कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक में आएंगे, अजैविक घटक में आएंगे, जिसमें वायु आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट में ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है वो आ जाएंगे। इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पारितंत्र है, ये इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये सब एक, जैसा कि हम लोग ट्रॉपिक लेवल में देख चुके हैं कि सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये सब एज ए होल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है इसको इकोसिस्टम बोलेंगे। इट इज ए सिस्टम, इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है एक मतलब एक एज ए होल जो है एक सिस्टम की तरह जो है काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि हम लोग ट्रॉफिक लेवल की स्टडी में देख चुके हैं कि प्लांट प्रोड्यूसर जो है उसका एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर जो है फिर हर्बीवोर्स खाता, हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को ओमनिवोर्स, फिर ओमनिवोर्स का जो डिकेड मटेरियल, डेड मटेरियल होगा उसको फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देगा, फिर न्यूट्रिशन को सॉइल से जो है फिर प्लांट जो है अपने रूट के थ्रू लेगा, फिर फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर फूड का बनाएगा, फिर फूड, मतलब ये एक कंटिन्यूअस चेन है। सिस्टम का मतलब ही होता है कि all the elements in the systems are interrelated, interdependent and integrated and function as a whole। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम, उसके एलिमेंट्स कौन है, तो उसके एलिमेंट्स जितने भी प्लांट स्पेसीज हैं, दिस ऑल आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जितने भी एनिमल स्पेसीज हैं, दिस ऑल आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑल्सो आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एंड अबायोटिक कंपोनेंट के भी जितने एलिमेंट हैं सब पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए, अंतर संबंधित है, अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर करते हैं और एक सिस्टम की तरफ परफॉर्म करते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए इकोसिस्टम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लिथोस्फीयर हम लोग देखा, हम लोगों को लिथोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मिनरल वेल्थ हम लोगों को प्रोवाइड करता है। जितने भी खनिज संसाधन है हम लोगों को लिथोस्फीयर से मिल रहा है, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो लिथोस्फीयर पे, जितने भी ग्रास लैंड है, जितने ग्रेजिंग लैंड है, एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट जो है हम लोगों को लिथोस्फीयर से ही प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर जो हमारा बेसिक नीड्स है, वाटर, ऑल काइंड ऑफ वाटर बॉडीज जो है हम लोगों को लिथोस्फीयर से मिल रहा है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जितने भी गैसेज, जो प्रीशियस गैसेज है, सबका अपना अपना फंक्शन है। ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया या आर्गन हो गया, जितना भी है सबका अपना अपना रोल है। उसके बाद बायोस्फीयर हो गया, जहाँ पे लिविंग एंड प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों एक साथ रहते हैं, एंड इट इज ए नैरो जोन वेयर आपका जहाँ पे लिथोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है, वहीं पर बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये सारा कुछ देख चुके हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन की। और इस पर्यावरण को हम लोग दूषित कर रहे हैं, मतलब प्रदूषित कर रहे हैं, इसका मूल्य जो है डिग्रेडेशन कर, इसका वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे आगे आने वाले समय के लिए। तो हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो लिथोस्फीयर में कौन-कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारा जो लिथोस्फीयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। बायो बायो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसको कौन-कौन से चीज़ जो है डिग्रेड कैसे हो रहा है, हमारा वाटर कैसे डिग्रेड हो रहा है, हमारा बायोस्फीयर कैसे डिग्रेड हो रहा है। तो व्हाट आर दी पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक किसको बोलते हैं? तो pollutants are defined as any form of energy or matter that causes pollution and disturb the existing natural balance of ecosystems। मतलब ऐसे कोई भी मैटर या ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि हमारा एक जो बैलेंस है इकोसिस्टम का, बैलेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे, जो मैटर्स होंगे, वो पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। जो हमारा हार्मोनियस बैलेंस एस्टेब्लिश है, उसको डिस्टर्ब करने वाले जितने भी कारक है, तत्व हैं, वो सब पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। इसमें जो 4 इम्पॉर्टेंट जो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो है, पहला है एयर। जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, हम लोग देखेंगे कि पहला जो एटमॉस्फेयर जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर जो है वाटर पोल्यूशन का शिकार हो रहा है, लिथोस्फीयर जो है लैंड पोल्यूशन का शिकार हो रहा है, और चौथा जो है नॉइज पोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम्स जो हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आज के समय में बढ़ गया है। और एयर जब पोल्यूट होगा तो हम लोगों को प्योर एयर प्राप्त नहीं होगा, हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो हम लोग जो है उससे बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम्स है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है पर्यावरण में काफ़ी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन and other lead and other particles, these are the elements, these are the pollutants which pollute our atmosphere, which pollute our air, जो हमारे एयर को, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। और ये वायुमंडल, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को प्रीसियस ऑक्सीजन, प्रीसियस जो है प्योर एयर प्रोवाइड करता है। तो ये एयर पोल्यूशन हो गया जिससे हमारा एटमॉस्फेयर डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, हमारा हाइड्रोस्फीयर कैसे डिग्रेड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं, जितने भी घर के जो कूड़ा कचरा होता है, उसको जो है हम लोग रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है ये कर दे रहे हैं। जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर के समय इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, वो सब जो है हमारा परकोलेट करके अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू वाटर जो है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और डिफरेंट स्फीयर में मूव करता है। तो ये सब जो भी केमिकल्स हैं, वो भी जो है साथ साथ जो है इस साइकिल के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, परकोलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, हम लोग जो है फूड प्रोसेसिंग करने के बाद जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसका डिस्पोजल जो है वाटर बॉडीज में कर दे रहे हैं। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम लाइव स्टॉक ऑपरेशन, जितना भी अगर पशुपालन कर रहे हैं उससे जो पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहा है, उसको भी है जो कि वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर रहे हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, केमिकल वेस्ट्स हैं एंड अदर्स, ये सारा का डिस्पोजल जो है कैनाल्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में या वाटर बॉडीज में, मैरीन सी में इस तरीके से हो रहा है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है। हमारा जो है समुद्री जल और इनलैंड अंतर्देशीय जल, चाहे रिवर हो, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, ये सभी जो है प्रदूषित हो रहा है। और ये प्योर वाटर, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य शुद्ध जल जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि अब ये आप परचेज करके भी पीते हैं। और ये 20 रुपीज़ में एक बोतल पानी आप प्योर वाटर परचेज कर रहा है, तो ये कितना कीमती है। और आने वाले समय में तो अब एयर भी जो है ऑक्सीजन, एक गुड क्वालिटी प्योर एयर को भी जो है पैकेज करके सेल करने का जो है स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जो सभी को
इजीली अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अवेलेबल होना चाहिए, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। क्योंकि सभी लोग जो है अगर वाटर का प्राइस ज़्यादा होगा, एयर का प्राइस ज़्यादा होगा तो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इसको वैल्यूड करने की ज़रूरत है, इसको सेव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, लैंड में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे लीड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, निकल, ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे लैंड की जो क्वालिटी है, हमारा जो सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर रहा है। लीड हो गया, मरकरी, आर्सेनिक, कॉपर, जिंक, निकेल एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये अगर हमारे सॉइल में इसका परसेंटेज जो है इंक्रीज कर जाता है तो ये बहुत सारे लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम, लैंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम, सॉइल पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमारा जितना भी एग्रीकल्चर है या क्रॉपिंग सिस्टम है, सब सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर ये सॉइल की क्वालिटी डिटोरेट करेगी तो हमारा फूड प्रोडक्शन घट जाएगा, फूड प्रोडक्शन घट जाएगा तो हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या का जो नीड है और जो आवश्यकता है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये लैंड डिग्रेड हो रहा है और इसकी बहुत सारी समस्या अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। हम लोग देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में जो है हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति में जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज करने के कारण जो है वहाँ की लैंड क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड करना शुरू हो गया है। अब देखेंगे इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि हमारा लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन अगर बढ़ जाएगा तो हमारा इकोसिस्टम भी डैमेज होगा, इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। और हम जो हैं इस इकोसिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो अगर हमारा दूसरा एलिमेंट अफेक्टेड होगा तो हम उससे अनअफेक्टेड नहीं रहेंगे। तो डायरेक्टली, अनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली अगर हमारे सिस्टम का अदर एलिमेंट्स, हमारा इकोसिस्टम का जो अदर एलिमेंट्स है, अगर वो नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो हम भी उससे बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इसलिए इस सिस्टम को होलिस्टिकली जो है कंजर्व करने की ज़रूरत है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है और इस पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। और बायोडाइवर्सिटी, ये जब डिग्रेड होगा तो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि ये जो चेंजेज हो रहे हैं, ये चेंजेस से क्या होगा कि बहुत सारे स्पेसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होता, उनमें सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो स्पेसीज जो है डाई आउट कर जाएगा, मतलब उस एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो एक्सटिंक्ट अगर कर गया तो हम लोगों को पता है कि सिस्टम में सारे एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। सपोज कीजिए ये सारे एलिमेंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट कर गया, तो एक्सटिंक्ट कर गया तो एनर्जी और मैटर का जो फ्लो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो एज अ होल ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो हेल्दी हों, स्वस्थ हों और मतलब सरवाइव कर सकें और सारे इन्वायरमेंट को प्योर रख करके जो है इनको बचाया जा सके। तो इसी के लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, मतलब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। और यही कारण है, इसकी इम्पोर्टेंस को, महत्व को देखते हुए ही जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा करिकुलम का इसको पार्ट बनाया गया है। इसके लिए अलग से बहुत नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी बना है, ग्लोबल लेवल पे जो है सेमिनार्स, वर्कशॉप, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो इसके महत्व को जैसे जैसे हम लोग जान रहे हैं वैसे वैसे इसके कंसर्न भी बढ़ रहा है, जागरूकता भी बढ़ रही है और हम लोग जो है इस पे काम भी कर रहे हैं। बिहार सरकार भी जल जीवन हरियाली जो है पूरी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को सेव एंड प्रोटेक्ट करने का स्कीम है। और ये हमारा एक नेचुरल, ये लिथोस्फीयर लैंड हो गया, लिथोस्फीयर, ये हमारा वाटर बॉडीज हाइड्रोस्फीयर, और ये एटमोस्फीयर, और हमारा जो प्लांट स्पेसीज है, एनिमल स्पेसीज है, बायोस्फीयर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वाटर देखते हैं कि यहाँ पे इवोपरेट करा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेगा, यहाँ पे बारिश होगा और ये बारिश जो है फिर प्लांट्स वगैरह को सरवाइव करेगा। कुछ वाटर जो है लिथोस्फीयर में, लैंड में जो है परकोलेट करेगा, सीपेज करेगा, फिर अंडरग्राउंड वाटर की तरफ ले जाएगा। तो ये साइकिल जो है दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल,
वाटर साइकिल या इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और ये लाइफ सपोर्ट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है। अब एक एक करके देखेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर पोल्यूशन करने वाले कौन कौन, मतलब क्या क्या, किस चीज़ के कंसंट्रेशन बढ़ने से जो है कंटेमिनेशन हो रहा है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है कि कंटेमिनेंट्स हो रहा है हमारा एयर, वो है डस्ट, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है, फ्यूम्स, धुआं, गैस, फॉग, ऑर्डर, स्मोक्स, वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये सबका कंसंट्रेशन जो है अगर एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में बढ़ जाता है तो वो एयर पोल्यूशन के रूप में होता है। और दिस कंसंट्रेशन में भी हार्मफुल, और ये अगर जो डिजायर्ड है उससे बढ़ गया तो ये हार्मफुल होगा बोथ जितने प्लांट स्पेसीज हैं उसके लिए, जितने एनिमल स्पेसीज हैं, एनिमल में हम लोग भी, मानव भी आता है, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस सभी के लिए हार्मफुल होगा। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ एटमॉस्फेयर। अब ये जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, पोल्यूटेंट्स मतलब जितना अनडिजायर्ड एलिमेंट्स की मात्रा जो है पर्यावरण में बढ़ेगा, तो ये बहुत तरीके का प्रॉब्लम को भी जन्म देगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वैश्विक तापीकरण, वैश्विक जो है मतलब तापमान में जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की समस्या आएगी। नेक्स्ट जो समस्या होगी वो ओजोन डिप्लीशन, हमारा ओजोन लेयर है ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करती है, फिल्टर करती है और रोकती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे धरती पर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा जाता है। अदरवाइज अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो है प्लांट्स को जला देगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है, या बहुत सारे इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्निंग इशूज है पर्यावरण संरक्षण में। नेक्स्ट है एसिड रेन, कभी कभी जो है इन्वायरमेंट में, एयर में जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो फिर वाटर के साथ मतलब केमिकल रिएक्शन करके जो वर्षा होता है वो एसिड रैन के रूप में, मतलब अम्लीय वर्षा होना शुरू हो जाती है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया है। और ताजमहल का जो कलर है वो एसिड रैन्स के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका येलोइस हो जा रहा है, जो वाइट संगमरमर है जो येलोइस हो रहा है, तो एसिड रैन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है अर्बन हीट आइलैंड, मतलब जितना प्रदूषण बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे गर्मी के दिनों में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी हीट जो है सराउंडिंग के एरिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है वो। नेक्स्ट है अर्बन स्मॉग, कि जो स्मॉग है और वो जाड़े के दिनों में जो फॉग होता है, दोनों अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो अर्बन स्मॉग बन जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, मतलब वायु से रिलेटेड हमारा ये एटमॉस्फेयर, इसको एयर, वायु बोलेंगे, एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहला तो एयर पोल्यूशन जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, फिर ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, ओजोन डिप्लीशन का प्रॉब्लम है, एसिड रैन का प्रॉब्लम है, अर्बन हीटलैंड बन रहा है, अर्बन स्मॉग का प्रॉब्लम है। इस तरीके का बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब एयर से जुड़ा हुआ है। हेज, गर्मी के दिनों में देखेंगे कि दिल्ली वगैरह में बहुत मतलब धुंध जैसा जो है पूरे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसको हेज बोलते हैं, जिसमें विजिबिलिटी जो है व्यक्ति का देखने का काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे तो इससे हमारा जो भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स स्पेसीज, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आएगा, ह्यूमंस, ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी लोग प्रभावित
सभी लोग प्रभावित होंगे और इसी में क्या कोई इंडेंजर हो जाते हैं, कोई एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। जब इंडेंजर और एक्सटिंक्ट होंगे तो वो हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे और इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, वो कम हो जाएगी। एयर पोल्यूशन का देखेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये थर्मल पावर स्टेशन है और थर्मल पावर स्टेशन इसमें कोल बर्निंग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और हम लोगों को पता है कि इंडिया में 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अभी जो है हम लोग जो है थर्मल पावर से जो है फुलफिल कर रहे हैं। और ये थर्मल पावर जो है हमारा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है और इसके इन एंड अराउंड रहने वाले जो भी लोग होते हैं उसको बहुत सारा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, दम्मा अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इस सब पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा हम लोगों को जो है। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोफ्यूल हो गए या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, उधर मूव करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे थर्मल प्लांट्स जो हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है लोकेटेड है। ये इसको देखेंगे कि एयर पोल्यूशन जो है कितना लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब धुआं जो है निकल रहा है और इससे जो है हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। अब व्हाट आर द काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज यूज ऑफ वेराइटी ऑफ फ्यूल्स। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा डिमांड बढ़ रहा है, तो हमारा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है, जैसे कोल हो गया जिसको हम लोग थर्मल पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, कोल पेट्रोल हो गया, इसका कंजम्पशन जितने भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, व्हीकुलर सिस्टम है, डीजल, इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया, यूज काफ़ी बढ़ गया। और ये सब क्या है कि पोल्यूशन क्रिएटिंग एनर्जी सोर्सेज हैं, इससे जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। नेक्स्ट है इसकी इमिशन से मतलब बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल जो हमारा औद्योगिक क्रियाकलाप है, जो उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उससे टॉक्सिस गैस मतलब जो जहरीली गैस निकल रही है और ये निकल करके फिर कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रही है। नेक्स्ट है जितने माइनिंग एक्टिविटी, खनन की जो एक्टिविटी क्रियाकलाप होते हैं, सपोज कीजिए झरिया में हो रहा है, धनबाद में हो रहा है, बोकारो में हो रहा है, या फिर अपने देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो खनिज क्षेत्र है वहाँ पे खनिज का जो उत्खनन हो रहा है, खनिज जो निकालने की प्रक्रिया है, उसमें डस्ट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है और डस्ट जो है एनवायरनमेंट में आकर के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है इसमें भी जो है डस्ट का जनरेशन होता है और ये सारा डस्ट जो है एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने वाले हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो हैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड एंड एस्बेस्टस, ये सारे एलिमेंट जो है हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे एयर को प्रदूषित कर रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, ये हेज बोलते हैं इसको। गर्मी के दिनों में जो है मतलब शहर में जो है बहुत धुंध मतलब आ जाता है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में और उसमें विजिबिलिटी देखने की जो क्षमता वो रिड्यूस हो जाती है, इसको हेज बोलते हैं। इस तरीके का जो कंडीशन जब पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स जब बढ़ जाता है इसको हेज बोलते हैं। और जाड़े के दिनों में देखेंगे कि स्मॉग मतलब फॉग जो है, जो धुआं स्मॉग के साथ जो है, स्मोक प्लस फॉग, इसको बोलते हैं स्मॉग। ये भी जो है पर्यावरण प्रदूषण एयर को प्रदूषित करता है। तो ये शहरों का फिनोमेना है, ये सब शहरों में देखा जाता है, बड़े बड़े शहरों में।
अब ये एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग अब इससे अनअफेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, और बहुत सारा इसका जो नेगेटिव आउटकम्स हैं या जो भी इसकी घाटा है या जो भी मतलब डैमेजेस हैं वो दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहला ये है कि इसमें जितने भी रिस्पिरेटरी मतलब सांस लेने से संबंधित बीमारियां होती है, रिस्पिरेटरी श्वसन से संबंधित, श्वसन से संबंधित ये बीमारियां, जिसमें दम्मा हो गया, खांसी हो गया, नर्वस सिस्टम, मेंटल स्ट्रेस, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन से हो रहा है, एयर पोल्यूशन से हो रहा है। नेक्स्ट है स्मॉगी फॉग। अवर सिटी इज कॉल्ड एज अर्बन स्मॉग इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के कारण ही अर्बन स्मॉग हो रहा है। और ये जो एयर पोल्यूशन के कारण ही एसिड रेन्स हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है। तो दीज आर दी इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब दिस इज रिलेटेड विद, ये जो था हमारा लैंड, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था, वायु से रिलेटेड था। अब जो हम लोग देखेंगे लिथोस्फीयर, लैंड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड जो भूमि है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता में जो गिरावट आती है उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। मतलब लैंड का अवमूल्यन बोलेंगे कि भूमि का अवमूल्यन हो रहा है, मृदा का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब वैल्यू जो है गिर रहा है, गिरावट हो रहा है उसमें। टेम्प्रोरी और परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब लैंड की जो उत्पादन करने की क्षमता है, जो जिसको उत्पादकता बोलते हैं, अगर वो घट रहा है तो उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, उसको मृदा अवमूल्यन या फिर लैंड जो है डिग्रेडेशन बोल रहे हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर का लैंड में जो क्वालिटी डिटोरिएट कर रहा है, लैंड डिग्रेड कर रहा है उसको एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू। अब ये लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, तो सॉइल इरोजन के कारण हो सकता है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहाँ होगा, मान लिया कि अगर माउंटेन एरियाज में जो है आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन बढ़ने से फिर जो है एग्रीकल्चर की लैंड जो क्वालिटी होती है, जो कि टॉप सॉइल होता है, वो काफ़ी न्यूट्रिशस होता है, काफ़ी वैल्यूबल, बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिलती है। तो जो सॉइल इरोजन होता है उसमें टॉप सॉइल जो है बह करके चला जाता है, जिससे उसका न्यूट्रिशस मैटर भी जो है बाहर चला जाता है, तो वो लैंड को डिग्रेड कर दिया। वाटर लॉगिंग, अगर किसी लैंड में बहुत दिन तक पानी जमा रहेगा तो उससे लैंड की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। और सैलिनाइजेशन, मतलब अगर वाटर वेपर है और वो इवोपोरेट कर गया तो फिर लैंड पे जो है ना, मतलब साल्ट का एक लेयर हो जाता है, या सैलिनाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। ये सैलिनाइजेशन और अल्कलाइजेशन, ये दोनों जो है आपके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे कैनाल इरिगेशन हो रहा था, पंप के थ्रू जो है अंडरग्राउंड वाटर से जो है हम लोग पानी निकाल के इरिगेशन कर रहे थे, और इरिगेशन का जो पानी है वो यूज होने के बाद जो इवोपोरेट कर गया, इवोपोरेट करने के बाद जो साल्ट जो है वो प्रिसिपिटेट कर गया, मतलब ज़मीन पे मिट्टी में रह गया, तो मिट्टी में सैलिनाइजेशन है ना, अल्कलाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया। अब इंडिया में कौन कौन सी प्रक्रिया प्रोसेसेस हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, तो इसमें दो कॉज है। नेचुरल कॉज से भी लैंड डिग्रेड होता है, तो पहला है कि सॉइल इरोजन हो गया, वेस्ट लैंड सच एज गिल्ली रवाइंस, मतलब मृदा अपरदन, चाहे वो रवाइंस के रूप में हो, गली के रूप में जो, या टॉप सॉइल के रूप में हो। दूसरा है लैक ऑफ पानी, कम वर्षा हो रहा है, बारिश जहाँ कम होता है तो वहाँ का भी लैंड जो है वो डिजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। अगर बहुत दिन तक जो है बारिश नहीं हो रहा है तो वो लैंड जो है डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, प्लांट नहीं सर्वाइव करेगा तो वो आपका लैंड जो है डिग्रेड करेगा। सी वाटर कॉजेज कोस्टल सैंड्स, माउंटेन एरिया है, बैरन रॉकी लैंड होता है, जो कि जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, नहीं होती है, इसलिए डिग्रेडेड लैंड बोलते हैं। ग्लेशियर लैंड भी जो है डिग्रेडेड लैंड होता है। तो ये सब जो है प्रकृति के द्वारा जो है लैंड डिग्रेड हो रहा है। ह्यूमन का, मनुष्य के द्वारा कौन कौन से जब भूमि जो है किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है,
तो वाटर लॉगिंग हम लोग कर दे रहे हैं, इन फील्ड काउजल लैंड डिग्रेडेशन, सब मार्सी एरिया वगैरह में पानी जो है जमा हो गया, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, पानी निकलने का साधन नहीं है, तो ऐसे एरिया में जो है वाटर लॉगिंग हो जाता है, जिससे लैंड हमारा डिग्रेड करता है। दूसरा, लैक ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड्स कॉज सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, लैक वाटर रहेगा, इवोपोरेट कर गया और सरफेस पे जो है आपका साल्ट का जो है प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। उसी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हम लोग झूम की कृषि, जब पेड़ को काट करके जो कृषि करते हैं उसको झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो इससे भी लैंड जो है लैंड का ह्रास होता है, लैंड में मृदा की क्वालिटी जो है वो घटती है। हम लोग और भी कर रहे हैं कि डिफॉरेस्ट, वनों का कटाव कर रहे हैं, और ओवर ग्रेजिंग माने पशु चारण के लिए जो है मतलब जितने भी ग्रेजिंग लैंड है, घास के जो मैदान है या घास स्थल हैं उसको भी कट कर रहे हैं, तो इससे दोनों से डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग के कारण हमारा लैंड डिग्रेड कर रहा है। उसके बाद जो है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है हम लोग कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग जो है मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हमारा बढ़ गया है, तो जितने भी वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ये सब जो है हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं, तो जिससे हमारा लैंड की क्वालिटी घट रही है। तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक या बहुत तरीके के मतलब कार्यकलाप से जो है हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, कूड़ा कचरा जो जनरेट हो रहा है उसका सही से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। इंडिया में जो डिग्रेडेड लैंड है आपका, जो भी जहाँ पे इरोजन, मृदा अपरदन ज़्यादा है, जहाँ पे डिजर्ट एरिया जो मरुस्थल, सेमी मरुस्थल एरिया है, अर्ध मरुस्थल एरिया वो है, बैरन रॉकी लैंड जो है वो डिग्रेडेड लैंड के रूप में आता है। जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का टॉप सॉइल जो है इरोड कर जाता है। ग्लेशिएटेड एरिया है वो भी जो है आपका डिग्रेडेड लैंड है। ह्यूमन के कारण वाटर लॉग्ड एरिया, मार्सी एरिया, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये सब जो है इंडिया में डिग्रेडेड लैंड मतलब लो क्वालिटी का लैंड में जाने जाते हैं। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो वाटर शेड मैनेजमेंट, सही से प्लानिंग करके वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है लैंड के सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मेकिंग बैलेंस बिटवीन लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड लोकल पीपल में कोऑर्डिनेशन बना करके, बैलेंस बना करके हम लोग कम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है लाइवलीहुड, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक बना के, लोगों को एजुकेट करके, संसाधनों का समुचित उपयोग करके हम लोग लैंड को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, लैंड को जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट, बहुत सारा एनजीओ जो है गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके भी जो है डिग्रेडेड लैंड को जो है इम्प्रूव कर रहा है। रिवाइविंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सपोज कीजिए कि अगर कोई बैरन लैंड है, या फिर रोड के किनारे, रेलवे के किनारे लैंड है, कैनाल के किनारे लैंड है, उसमें जो प्लांट्स हैं उसमें, तो ये सब कॉमन प्रॉपर्टी हो जाए। वाटर बॉडीज हो गया, लेक पॉन्ड्स हो गया, ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज हो जाए, रिवर कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो ये सब में पीपल का मतलब जो सिटीजन है उसकी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी उनको जागरूक करना पड़ेगा कि पर्यावरण क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको क्यों सुरक्षित रखना है। ट्री, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है इकोसिस्टम मजबूत होगा। और प्लांट्स लगाने के लिए हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लगा सकते हैं, जैसे ऐसे लैंड जो कि नदी के किनारे हैं, ऐसे लैंड जो पॉन्ड्स, लेक के किनारे हैं, ऐसे लैंड जो रेलवे के किनारे हैं, ऐसे लैंड जो कैनाल के किनारे हैं, रोड के किनारे हैं, वहाँ पे हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू भी जो है रोड लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। प्लांटिंग फोडर ग्रास एंड पास्चर, इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम वाटर शेड प्रोग्राम, जो बेनिफिट्स होगा वो कम्युनिटी में डिवाइड हो जाए। मतलब चूँकि इसमें पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है ना, इसको हम लोग अगर इंडिविजुअली करते हैं, इसमें बोला जाता है कि थिंक ग्लोबली, माने वैश्विक स्तर पे सोचना है और एक्ट लोकली, और इंडिविजुअल स्तर पर उसको काम करना है। मतलब हम लोग को
अपने लेवल पे जो है प्लांट्स लगाना है, अपने लेवल से एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है। और जब हम लोग सभी लोग अगर इसको करेंगे तो फिर ऑल ऑफ एज ए होल जो है पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम, इकोसिस्टम हमारा जो है सुधार हो जाएगा, उसमें प्रोग्रेस हो जाएगा हमारा। और जो लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम एक है सॉलिड वेस्ट का, और ये सॉलिड वेस्ट जो है मतलब जो कूड़ा कचरा है वो घरों में जनरेट होता है और वो इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं उससे जनरेट हो रहा है। और ये सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करेंगे, लैंड में इसी तरीके से फेंक देंगे, तो वो फिर हमारे इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर है उसको डिस्टर्ब करता है। वेराइटी ऑफ डम्प्ड एट डिफरेंट प्लेसेज, एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लास वेयर, जितने भी शीशा हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स, पोलोथीन बैग्स, एसेज, फ्लॉपीज, सीडी, कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कूड़ा कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो टर्म्ड रिफ्यूज, गार्बेज, रबिश, ये सारे मटेरियल जो है हम लोग बिना ट्रीटमेंट के जो है अपने सिस्टम में, अपने लैंड पे, अपने सॉइल में जो है डिस्पोज कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। देख रहे हैं ये हमारा माइनिंग एरिया है, माइनिंग एरिया में किस तरीके से लैंड को डिग्रेड किया जाता है, लार्ज स्केल पे माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे डिफोरेस्टेशन करने के कारण देख रहे हैं लैंड पूरी तरीके से डिजर्टिफाई हो गया, इसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट हो रहा है और ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन का एग्जांपल है, लैंड डिग्रेडेशन। ये देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है शहरों में, गांव में, घरों में, इंडस्ट्री से, जितने भी सर्विसेज हैं टर्सरी सेक्टर से। ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो रहा है और ये जो है इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी होता है कि वो उतने जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रीस्टोर कर लेगा, रिसाइकिल कर लेगा, लेकिन वो रिस्टोर और रिसाइकिल नहीं कर पाता तो सिस्टम में जो एनर्जी और मैटर का फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है। तो प्लास्टिक एक ऐसा आइटम है, सॉलिड वेस्ट एक ऐसा आइटम है जो रिसाइकलिंग उसका बहुत फास्ट नहीं हो पाता है, मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं उसके प्रॉपर रिसाइकलिंग में। तो ये बहुत ही जो है डेंजरस है हमारे इकोसिस्टम को मतलब सही से प्रोटेक्ट करने में। माइनिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से माइनिंग जो है लार्ज स्केल पे हो रहा है जिसके कारण हमारा लैंड जो है काफ़ी डिग्रेड हो रहा है और ये लैंड डिग्रेडेशन है जो कि लॉन्ग टर्म में जो है हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। सोर्सेज ऑफ हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है वो है हम घरों से जो कूड़ा कचरा जनरेट हो रहा है चाहे पब्लिक लैंड पे या फिर प्राइवेट लैंड पे, कॉन्ट्रैक्ट साइट पे जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं विदाउट ट्रीटिंग, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट उसको प्यूरीफाई किए हुए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में भी जो सॉलिड वेस्ट डेब्रेज सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक म्यूनिसिपलिटी फैसिलिटी, लो लाइन पब्लिक ग्राउंड्स, लैंड फिल एरिया में जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं विदाउट ट्रीटमेंट। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्थ हजार्ड के रूप में देखने को मिलता है। हेल्थ हजार्ड के रूप में देखने को मिलेगा कि आपके वाटर में जो है लीड, सीसा की मात्रा, आपके सॉइल में जो है आर्सेनिक की ये जो है बढ़ गया, हार्बरिंग फ्लाइज एंड रोडेंट्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक टाइफॉइड, डिप्थेरिया, डायरिया, मलेरिया, कोलरा, ये सारी बीमारियां जो है सॉलिड वेस्ट से फैलता है। उसके बाद बहुत सारे न्यूसेंस व्हेन दीज आर केयरलेसली हैंडल स्प्रेड बाय विंड एंड स्प्लिटेड थ्रू रेन वाटर, मतलब अब जहाँ विदाउट डिस्पोजल जगह पे अगर कहीं पर भी फेंक दे रहे हैं तो वो एयर जो है उसको उड़ा करके कहीं पर ले जा रहा है, वाटर जो है बहा कर कहीं पर ले जा रहा है। तो ये जो है ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईच एंड एवरी वन विल बी अफेक्टेड नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट। सो सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर एंड केयरफुल मैनेजिंग करते हुए इसका डिस्पोजल करने की आवश्यकता है।
डंपिंग, ये केवल हम लोग लैंड पे ही नहीं कर रहे हैं, वाटर एरिया में भी। जैसे आप लखनदेई नदी में देखेंगे कि बहुत सॉलिड वेस्ट का डंपेज किया जा रहा है। लिक्विड वेस्ट जो है, जो भी एफ्लुएंट्स है, जो शहर का जो भी गंदा पानी है, वो सब नदी में जा रहा है। तो ये सारा जो है वाटर को भी पोल्यूट करता है। दीज आर टॉक्सिक्स, बायोगैस जनरेट करता है एटमॉस्फेयर में। और शहरों में इस तरीके का जो अर्बन वेस्ट जो जनरेट होता है, उसको मतलब डिस्पोज करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉपर जगह नहीं है इसका डिस्पोजल करने के लिए, रिट्रीटमेंट प्लांट नहीं है कि इस वेस्ट को जो है रिट्रीट करके, रिसाइकल करके रीयूज किया जा सके। और शहरों में तो 30 से 50% सॉलिड वेस्ट अनकलेक्टेड, कलेक्ट ही नहीं किया जाता है। मतलब वो जो है बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से जो है यहाँ यत्र तत्र फेंक दिया जा रहा है। और ये सारा एक्यूमुलेट करके ओपन वेस्ट लैंड लीडिंग टू सीरियस हेल्थ हजार्ड जो है, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं को जन्म देता है। ये जो सॉलिड वेस्ट है टॉक्सिक बायोगैस भी रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, इंक्लूडिंग मीथेन, जो कि मानव के लिए और इवन दूसरे जो स्पेसीज है उसके लिए भी डेंजरस है। Lack of means to dispose urban waste causes water pollution and other environmental problems. The dumping of industrial waste into rivers is a major cause of water pollution. इंडिया में जो है वाटर पोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, वो नदियों में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जिससे हमारा नदियाँ जो है बिल्कुल प्रदूषित हो गई है। और हम देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है, गंगा नदी और यमुना नदी, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड नदियों में से एक है। और इसके पीछे हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है। The composition of solid waste material has changed from biodegradable organic materials to plastic and other synthetic material which take more time to decompose. प्लास्टिक मटेरियल को डिकम्पोज करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। नेचर जो है इसको रिसाइकल करने में इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। तो इसका प्रॉपर केयरिंग, मतलब बहुत सुनियोजित तरीके से इसको डिस्पोजल करने की आवश्यकता है। अब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी आ गया है कि जो भी सॉलिड वेस्ट है इसको कैसे यूज करा जाए, कैसे समुचित उपयोग करा जाए, ताकि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और इससे हम लोग बेनिफिटेड भी हों, इससे बेनिफिट भी ले सकें। तो हम लोग जो है इसको रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करना, जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उसको एनर्जी जनरेट करने के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो बचे हुए पदार्थ हैं उसको कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट में जो है नेचुरल मैन्योर जो है यूज किया जा सकता है, नेचुरल मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं कि लैंड, ये पहाड़ों से जो है प्लांट्स को काट करके जो है मतलब लैंड को यहाँ पे कृषि किया जा रहा है। इस फिगर में देखेंगे, क्योंकि इससे सॉइल इरोजन की समस्या बढ़ेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट का डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े वन क्षेत्र जो हैं वो कट कर दिए जा रहे हैं। और ये जितना ज़्यादा कट होगा उतना ज़्यादा हमारा पर्यावरण है, इकोसिस्टम जो है प्रभावित होगा। वाटर पोल्यूशन जो है ये हम लोग अभी एक्चुअली देख रहे हैं, वही 3 चीज़ जो देख रहे हैं कि हमारा ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है। तो हम लोग लिथोस्फीयर देख चुके हैं लैंड से रिलेटेड, और ये देख रहे हैं कि वाटर में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वाटर में हमारा जो है क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर्स बढ़ जा रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वाटर जो है पोल्यूट हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन को देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे रिवर है, ये रिवर है, और इसमें किस तरीके से जो है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट या फिर
वेस्ट का डिस्पोजल कर दिया गया, जिससे जो रिवर की जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो नेगेटिव चेंजेज हो रहे हैं उसको बॉडी जो है मतलब रिवाइव कर लेगा, रिसाइकल कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा और अपना रिजुविनेशन को बनाए रखेगा। तो यहाँ पे वो बना नहीं पा रहा है और रिवर जो है बिल्कुल डाइंग हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, जैसे नदियों के किनारे जो है हमारा जो है रिचुअल्स हो रहा है, हमारा पिलग्रिमेज हो रहा है, तीर्थ यात्रा हो रहा है, पूजा हो रहा है, फेस्टिवल्स हो रहा है, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। उससे जो है हमारा रिवर वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है। सॉलिड वेस्ट का एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट जो है वो अनट्रीटेड, बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट किए हुए जो हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है, ये हमारा जो एनर्जी और मैटर का जो फ्लो है उसको प्रभावित कर रहा है। देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल किया जा रहा है। देखेंगे लिक्विड वेस्ट जो है नदियों में छोड़ दिया जा रहा है। आप देखेंगे लखनदेई नदी में जो है सीतामढ़ी शहर का सारा गंदा पानी जो है आकर किसी तरीके से गिरता है और फिर लोग उसी में जो है पूजा कर रहे हैं बिना ट्रीटेड किए हुए। तो ये सब का जो है एक मनुष्य सिटीजन की या पब्लिक की जागरूकता से, अवेयरनेस से, विजडम से और पर्यावरण की पूर्णतः अंडरस्टैंडिंग होने से ही आप पर्यावरण को प्रिजर्व रख सकते हैं, पर्यावरण को कंजर्व रख सकते हैं, वाटर को प्योर रख सकते हैं। तभी आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज कर पाएंगे, सभी ये आपके यूज के लिए रहेगा। और ये कितना प्रीसियस है हमारे लिए, हम लोग देख चुके हैं कि इसके बिना पोटेबल वाटर, पीने योग्य पानी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये एक ऐसा है जो आर्टिफिशियली इसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो प्योर वाटर सभी को अवेलेबल हो, तो जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है उसको प्योर रखने की आवश्यकता है। आप देखेंगे ये रिवर्स जो है किस तरीके से यहाँ पे सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल किया गया है, और जिससे पानी का क्वालिटी जो है कितना गंदा हो गया है, और इसी पानी को फिर हम लोग यूज भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लिक्विड वेस्ट जो है हमारा जो भी कैनाल है या जो रिवर सिस्टम है उसमें जो है आके डायरेक्ट छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारा मेन स्ट्रीम में जुड़ेगा, मुख्य नदी में जुड़ेगा, फिर वहाँ पे जो है हमारे जो वाटर है अवेलेबल है रिवर वाटर को पोल्यूट करेगा। फिर वो रिवर वाटर जो पोल्यूट होगा तो फिर हम अगर उसको यूज करेंगे तो हेल्थ हजार्ड का प्रॉब्लम होगा, और हमारा जो नेसेसिटी है, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी वो यूज नहीं किया जा सकेगा। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या हैं, तो नेचुरल सोर्सेज में देखेंगे कि अपरदन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रहा है, डिके कंपोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल्स हो रहा है, सब पोल्यूट हो रहा है। ह्यूमन से देखेंगे, ह्यूमन का एक्टिविटी जितना भी औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे पर्व त्योहार, रिचुअल्स, वाटर गेट्स पोल्यूटेड इंटेंसिवली, जो है पोल्यूट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर। मोस्ट ऑफ द जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, वो सभी का जो वाटर है विदाउट ट्रीटमेंट वो रिवर वाटर में मिल जा रहा है, लेक्स में मिल जा रहा है। और इसमें जो जो इंडस्ट्री से जो जो गंदा पानी जो नदियों में जा रहा है उसमें पॉइजनस एलिमेंट होते हैं, और जब पॉइजनस एलिमेंट होंगे तो रिवर जो इकोसिस्टम है उसमें रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स, जो जितने भी प्लांट और एनिमल स्पेसीज हैं उसको वो डैमेज करेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा। हमारा जो बायो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जिससे सबसे ज़्यादा हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, तो इसमें है हमारा लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा में मात्रा में जो है हमारा वेस्टेज जनरेट होता है। पल्प एंड पेपर, कागज़ उद्योग, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है एफ्लुएंट मतलब हमारा लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिससे हमारा जलीय प्रदूषण जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और केमिकल्स उद्योग।
ये इंडस्ट्री से था। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, इससे लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर भी डिग्रेड हो रहा है। पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा लैंड, सॉइल एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर दोनों पोल्यूट हो रहा है। और ये जो केमिकल्स हैं ये सब जो है हमारे रिवर्स में वॉश आउट होके जा रहे हैं, लेक्स में जा रहे हैं, टैंक्स में जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, कॉजेज वाटर पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं। फर्टिलाइजर इंड्यूसेज एन इंक्रीज इन दी नाइट्रेट कंटेंट, फर्टिलाइजर के कारण हमारा वाटर में नाइट्रेट कंटेंट का इंटेक बढ़ गया है, जिससे हमारा सॉइल भी प्रदूषित हो रहा है और वाटर भी प्रदूषित हो रहा है। कल्चरल एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं कि पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक पर्व त्यौहार, रिलीजियस मेला, टूरिज्म, ये सब से जो है हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। जैसे आप लेक टूरिज्म हो गया, वाटर टूरिज्म हो गया, वाटर पार्क हो गया, या फिर हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो उस समय से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सब का डिस्पोजल कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों से जो है हमारा मतलब वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर पोल्यूशन अर्बन एक्टिविटीज़ कौन कौन है, तो सीवेज डिस्पोजल, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर का सारा गंदा पानी जो हमारा नदी में आ रहा है, तो ये वाटर पोल्यूशन का रीजन है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा। अब हम लोग इन जनरल देखेंगे कि गंगा में इतनी मतलब गंगा जो है विश्व की प्रदूषित नदियों में एक क्यों हो गया, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जितने भी गंगा नदी के किनारे जितने भी औद्योगिक शहर बसे हुए हैं उसका सारा इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो वेस्ट है वो नदी में आ रहा है। जैसे कानपुर, कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ के जितने भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है सब गंगा नदी में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम कानपुर, ये जो सब बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर हो गया, इलाहाबाद जो कि गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, पटना एंड कोलकाता, यहाँ से जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट लिक्विड और सॉलिड आ रहे हैं वो सब जो है गंगा नदी में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी पोल्यूट हो रही है। डंपिंग ऑफ कार्केसेज इन द रिवर, जितनी भी डंपिंग है मतलब सारा जो कूड़ा कचरा मटेरियल है सब गंगा नदी में डंप कर दिया जा रहा है, जिससे गंगा नदी जो है प्रदूषित हो रही है। गंगा के बारे में बोला जाता है कि इसमें एक बैक्टीरिया फेज पाया जाता था, बैक्टीरिया फेज, बैक्टीरिया फेज, ये जो है बैक्टीरिया को खा जाता था, जिसके कारण क्या होता है गंगा नदी का पानी जो है बरसों बरसों तक खराब नहीं होता था। लेकिन अब जो बैक्टीरिया फेज है वही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण वो खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो है अब गंगा का नदी का पानी जो है प्राय खराब हो जा रहा है या खराब हो जाता है। तो ये नदी जो है इसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसकी जो वहन क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम इसको रीयूज कर सकें और इसको मल्टीपर्पज़ अपने जितने भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है वहाँ पे यूज कर सकें। मेन काउजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर का देखेंगे तो ये जो है यमुना रिवर जो है बेसिकली जो प्रदूषित हो रहा है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के कारण हो रहा है, और इसमें जो है रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स जो है यमुना नदी में डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं। दिल्ली का मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो लिक्विड पोल्यूटेंट्स हैं और सॉलिड वेस्ट है वो सब जो है गंगा नदी में डिस्पोजल किया जा रहा है, जिससे यमुना नदी में डिस्पोजल किया जा रहा है, जिसके कारण जो है यमुना नदी की जो कैरिंग कैपेसिटी है बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गई है और बिल्कुल डेड हो गया, वो नाले की तरह हो गया, बिल्कुल वाटर जो है उसका ब्लैक हो गया है। तो ये भी जो है मतलब पॉल्यूशन जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, और ये बता रहा है कि हम लोग कितना ज़्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं, कितना ज़्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं अपने पर्यावरण को बचाने के प्रति। हमारी जो पवित्र नदियाँ थी, जो पूजा के योग्य थी, जिसको हम लोग पूजा करते थे, उसको भी हम लोग इस तरीके से प्रदूषित कर चुके हैं कि उसके वाटर को, उसके पानी को हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फॉलोइंग इनटू द रिवर। दिल्ली का जितना भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है सब यमुना नदी में गिर रहा है।
तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर रिट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, स्कीम्स होना चाहिए और पब्लिक के बीच में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि इन प्रसिद्ध और जो है पूज्य मतलब जो पायस रिवर्स हैं, मतलब जो पवित्र रिवर्स हैं, इनको बचाया जा सके। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन से वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है हो रहा है, जिसमें आपका डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज पोल्यूटेड वाटर के कारण हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बता रहा है कि 25% ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज 25% ऑफ कम्युनिकेबल संसर्ग से जो फैलने वाला डिजीज है इंडिया है जो वाटर बॉर्न है। इंडिया में 25% जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न है, और वो वाटर बॉर्न इसलिए हो रहा है कि हमारा वाटर जो है पोल्यूटेड हो चुका है पूरी तरीके से। हम लोग पोल्यूटेड वाटर को यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा 25% जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो वाटर के कारण हो रहा है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, और ये हम लोगों ने देखा एक ओवरव्यू देखा कि व्हाट इज पर्यावरण, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, और ये इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि लिथोस्फीयर जो लैंड सॉइल्स है, और हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया जिसमें वाटर हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर हो गया। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट में ऑल प्लांट्स स्पेसीज, ऑल एनिमल स्पेसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि इनसे जुड़ी समस्याएं क्या है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, लैंड डिग्रेडेशन का क्या क्या समस्या है, हाइड्रोस्पेयर से जुड़ी क्या क्या समस्या है, वाटर पोल्यूशन की क्या समस्या है, इसका क्या कंसिक्वेंस है, इसका क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ कौन कौन सा समस्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, बायोस्फीयर से जुड़ा हुआ कौन कौन सा समस्या है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को समझा। तो ये सब जो है हमारा सारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो की कंसेप्ट थे इन्वायरमेंट का, और हम लोग जो है फिर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इसमें स्पेशल टॉपिक जो है बिल्कुल एक एक करके स्पेशलाइज करेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, बायोडाइवर्सिटी पे अलग से मतलब होगा। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बन रहे हैं जिसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे और गो थ्रू मतलब इन डिटेल। और इसका जो पीपीटी है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक पर्सनल जिस्ट बना लेंगे। और अगर कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही है समझने में या कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करेंगे। तो किसी तरीके का सजेशंस या किसी तरीके का गाइडेंस या किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और इस पीपीटी को हम लोग जो है यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे।